बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर अफरान साहब के पास। डॉक्टर साहब से आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स जो है ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को जो हम उठाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स या जो उसमें लिखा हुआ होता है उसमें एक इस्तेलाह आती है GMO। GMO आखिर है क्या? यानी हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया तो चंद रिसर्च है कि ये बड़ी हार्मफुल है, कुछ कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है। तो आपकी स्टडी क्या कहती है? बड़ी सादी सी चीज है। GMO का पहले मतलब समझ लें, GMO होता है क्या है। GMO स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इसको GMFP कहते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके डीएनए में कोई तब्दीली ऐसी करें कि उसके डीएनए का ओरिजिनल हिस्से से हटकर किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए का कोई पार्ट इंसर्ट करा, इसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जीएम बेसिकली इसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो परफॉर्म की जा रही है ये एक तरह की मोनोपोली है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी लेबोरेटरी है मोंसैंटो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड दुनिया भर में प्रोवाइड करती है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन परफॉर्मेंस का जो बुनियादी रीजन है वो ये है कि ईल्ड को बढ़ाया जा सके, क्रॉप्स की ईल्ड को बढ़ाया जा सके, उनमें वो कैरेक्टर्स जनरेट किए जा सके जो उनमें नहीं है और बेनिफिशियल हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से उनके अंदर जो है वो एक नया कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे चावल है, एक वैरायटी है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस की जो वैरायटी है, जैसे उसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो गोल्डन राइस में विटामिन ए जो होता है नॉर्मल राइस में नहीं पाया जाता, लेकिन गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और इसमें किया ये गया है कि एक दूसरी वैरायटी से जिसमें विटामिन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है, उसका डीएनए चावल में डाल दिया गया है। अब इस बुनियादी मकसद क्या है इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन को जनरेट करवाने का कि ऐसी वैरायटीज डेवलप हो जो रेजिस्टेंट हो, ड्राउट कंडीशन में कम पानी के अंदर ग्रो कर जाएं। ऐसी वैरायटीज जो मीठे पानी में ग्रो होती हैं उनको सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में ग्रो किया जा सके, दलदली जमीन में ग्रो किया जा सके, ये बुनियादी मकसद है। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि इसको बनाने वाली कंपनीज एक टैग लगा देती हैं। टैग ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो होता है, अगर आप उससे बनने वाले फूड से जो सीड निकलेगा आप उसको दोबारा जमीन में डालें वो ग्रो नहीं करेगा, ये ब्लॉकेड। अब उसका नुकसान क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खासकर पाकिस्तान जैसा कंट्री, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर वो डिपेंडेंट हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कुछ बैरूनी ताकतें होंगी जो इसको डिसाइड करें कि पाकिस्तान में क्या ग्रो होना है। इस साल पाकिस्तान में खीरा ग्रो होगा, गंदम नहीं हो सकता क्योंकि गंदम कभी चीज में आएगा। इसी तरह से इस साल पाकिस्तान केला लगा सकता है और इस साल चावल नहीं लगा सकता। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका एक मकसद तो बड़ा पॉजिटिव है कि ईल्ड की ग्रोथ बढ़ जाएगी, इसी तरह से ज्यादा आप कम जगह के ऊपर ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इंप्रूव करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन सीड्स को जो बैरन कर दिया जाता है, जो उनके प्लांट्स निकलते हैं उनको दोबारा से ग्रो होने के वो काबिल नहीं होते हैं। सिंगल टाइम हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्शन निकलती है वो प्रोडक्शन बस एक ही टाइम के लिए होती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो हैं अगर कहीं फायदा दे रहे हैं तो कहीं उसका नुकसान भी। मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल दूं। पाकिस्तान में बीटी कॉटन, तकरीबन अब तो देसी कॉटन खत्म ही हो गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन ही चल रही है। बीटी कॉटन का अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको जो लोग चुन रहे होते हैं, जो आमतौर पर खवातीन चुन रही होती हैं कॉटन को, तो अब देखा ये गया है कि उनके हाथों में रैशेस हो गए हैं, यानी कि खुजली रहती है और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की चीजें जो उसको टच करने से आ रही होती हैं, ये चीजें पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब तक हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो अपने यहाँ ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे स्टडीज हम ना कर लें कि इनके क्या नुकसान आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मुकम्मल स्टडीज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है या नहीं हुई है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हम किसी चीज को बगैर इन्वेस्टिगेशन के मार्केट में इंडल्ज करा देते हैं
तो इस तरह के बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट के हवाले से मेरा सिर्फ कहना ये है कि इस हवाले से जिस तरह से यूरोप के अंदर बाकायदा तौर पे लॉज हैं, पाकिस्तान में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट के हवाले से कोई रूल रेगुलेशन फूड के अंदर नहीं है। इसको लाने की जरूरत है, खासकर इसको कंट्रोल करने के लिए। और इस अथॉरिटी की जो कंट्रोलिंग पावर है, जिसके लिए PSUCA जो है वो एक इदारा है जो मुख्तलिफ चीजों के स्टैंडर्ड डिजाइन करता है, तो उनको ये चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को वाजे करें, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रही है या हमारी लोकली ग्रो हुई है उस हवाले से कुछ रेगुलेशंस हों। सर, अगर GMO के हम डिसएडवांटेजेस देखें तो क्या ये कार्सिनोजेनिक है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या प्लांट ब्रीडिंग में और GMO में मेजर डिफरेंस क्या है? यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में जो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो कंपैरेबली GMO से कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, आपने पहला जो क्वेश्चन किया है कि कार्सिनोजेनिसिटी का, हर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के साथ कार्सिनोजेनिसिटी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो 10-12 प्रोडक्ट्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम देखते हैं, जिसमें चावल आ जाता है, कॉटन आ जाता है, इसी तरह से अल्फा मौजूद है, या इसके अलावा जो है वो ऑयल सीड्स हैं, तो ये बेसिक सोया के सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कॉर्न जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इनके हवाले से देखें तो बाकायदा तो आप एक कैंसरस होना तो साबित नहीं है, अलबत्ता एलर्जीज का अभी तक का एक कॉन्सेप्ट सामने आया, क्योंकि कैंसर वन डे आइटम नहीं है। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, जो इसकी जनरेशंस होती हैं, वो आमतौर पे बड़ी स्लो होती हैं, कई साल लग जाते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हार्ट डिजीज जो है वो डे 1 का काम नहीं होता, ये कई सालों के अंदर आपने जो अपने साथ प्रॉब्लम्स खड़ी की होती हैं अपने फूड के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो 10, 15, 20 साल के बाद जाके कार्डियक या ओबेसिटी की सूरत में या मुख्तलिफ सूरतों के अंदर हमारे जिस्मानी बीमारी के तौर पे सामने आती है। तो जाहिर सी बात है कि ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं है। अब कम से कम 20-25 साल, 30 साल, 50 साल जब इस टेक्नोलॉजी को गुजर जाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड के, तो हम यकीनन कह सकते एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 2000 के बाद पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि ये स्प्रेड हुआ है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। और एक चीज और याद रखिएगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन दिस इज नॉट ओनली कवर्ड टू द प्लांट फूड, ये एनिमल टू एनिमल भी है, एनिमल टू प्लांट भी है, प्लांट टू एनिमल भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हम सबसे ज्यादा एग्जांपल देते हैं वो एनिमल तो प्लांट तक तो देते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल्स में एग्जांपल लें तो हमें बहुत सारे एनिमल्स की भी इस तरह की स्टडीज नजर आ रही हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो फ्यूचर क्या बनता है फिलहाल कहना क्लोनी गेस, तो अभी क्या सूरत हाल होगी उस हवाले से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक बड़ा ही मिड टर्म किस्म का वर्क जो है वो अभी जारी है, जिसको मार्केट के अंदर लेकर आ गए हैं। प्लांट ब्रीडिंग का है हाइब्रिड का जो आपने सवाल किया है कि हाइब्रिड में देखिए होता क्या है। मिसाल के तौर पे आपने प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिड के अंदर जो है 2 किस्म के चावल हैं, उनकी वैरायटीज को क्रॉस कराया और आपने उसकी एक तीसरी अच्छी वैरायटी, जेनेटिक वैरायटी जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, वो आपने डेवलप करके मार्केट में ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बासमती की बात करते हैं, बासमती चावल जो है उसकी एक जमाने में 385 की वैरायटी बड़ी जबरदस्त काउंट होती है। 385 के बाद फिर सुपर आया, सुपर के बाद अभी 515 के नाम से जो है 515 की जो वैरायटी है बासमती की, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार वैरायटी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये तो विद इन दैट कैरेक्टर्स उन्हीं चावलों की आपस में क्रॉस से कर रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर डीएनए इंसर्शन तो नहीं कराई। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड जो बनाना है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम बात करें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, यहाँ तो हम एक एक्स्ट्रा जीन इंसर्ट करा रहे हैं जो उस पूरी स्पीशी में नहीं है। उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे उस स्पीशी को लेने के बाद, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर स्टडीज होना बाकी है।